चलिए नमस्कार आप सभी को। डायग्नोस्टिक कक्षा में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। हमने इससे पहले आपको ईसीजी के बेसिक फैक्ट्स बताए थे। ये क्लासेस मैं अपने चिकित्सक बंधुओं की थोड़ा सा नॉलेज अपग्रेडेशन के हिसाब से लेता हूं, क्योंकि डायग्नोसिस भी उन्हें आनी चाहिए। तो पिछली क्लास को मैं अगर आपको रिवाइज करूं तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा जब भी आप ईसीजी को देखते हैं तो हार्ट के 4 चैम्बर्स को आप ध्यान में रखते हैं। और मैंने आपको बताया था कि हार्ट के चारों चैम्बर्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो साइनो ऑरिकुलर नोड है। मैंने आपको ये बताया था कि साइनो ऑरिकुलर नोड से डीपोलराइजेशन की एक वेव स्टार्ट होती है, जिसको मैं आपको आज फिर दिखाना चाहूँगा। मैंने उसको दोबारा दूसरी पीपीटी से मैं आपको दिखाता हूँ। हम जो भी पढ़ते हैं उसे समझ के पढ़ेंगे और उसको हम अच्छी तरह से हम उसको समझ के और जान के उसको समझने का प्रयास करेंगे, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट जो हमारे दिमाग में है वो क्लियर हो और हम उसको अच्छी तरह से समझ पाएँ। पुनः मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने देखा कि डीपोलराइजेशन की जो वेव है वो स्टार्ट होती है साइनो ऑरिकुलर नोड से। और आपने देखा कि जब डीपोलराइजेशन की वेव स्टार्ट होती है साइनो ऑरिकुलर नोड से तो एक वेव का निर्माण होता है, यानी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन पी वेव को रिप्रेजेंट करता है, जो मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था। जब ये डीपोलराइजेशन की वेव पूरे आर्ट्रियम में फैल जाती है तो पूरा का पूरा पी वेव बन जाता है। यानी कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को अगर रिप्रेजेंट कोई वेव करती है तो वो पी वेव। मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको ये बताया था। फिर ये जो डीपोलराइजेशन की वेव है, डीपोलराइजेशन का अर्थ पोलरिटी का बदलना, और पोलरिटी के बदलने का कारण क्या है? मसल का कॉन्ट्रैक्ट होना। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ऑटोरिथमिसिटी जो है वो हार्ट की के मसल्स की अपनी क्वालिटी। तो आप देख रहे होंगे कि जब साइनो ऑरिकुलर नोड से डीपोलराइजेशन की वेव स्प्रेड करते हुए ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड को टच करते हुए वो एट्रियम के दूसरे हिस्से, यानी कि आपने देखा कि लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम की तरफ पहुंचती है तो पूरा का पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। हार्ट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है पी वेव, और जब यही वेव नीचे की तरफ ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड से बंडल ऑफ हिस होते हुए पुरकिंजे फाइबर्स के थ्रू क्रमशः दोनों वेंट्रिकल्स में पहुंच जाती हैं, तो आप जानते हैं कि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा कि जब डीपोलराइजेशन एट्रियम का होता है, साइनो ऑरिकुलर नोड उसको ट्रिगर करता है, तो जो वेव बनती है वो पी वेव। देख लीजिए आप उस ग्राफ में, आपको ये बात एकदम क्लियर हो रही होगी। और जब डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल्स में ट्रिगर होता है, यानी वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो एक वेव बनती है जिसे हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और अगर आप देखें तो जब वेंट्रिकल रिपोलराइज करती है, यानी कि वेंट्रिकल रिलैक्स करती है, तो एक दूसरी वेव बनती है जिसे टी वेव कहते हैं। तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये चीज बहुत क्लियरली समझा दिया था कि पी क्यू आर एस टी क्यों बनती है। यानी कि यदि पी वेव में कोई परिवर्तन आ रहा है तो वो बता रहा है कि एट्रियम के डीपोलराइजेशन में या एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम है। यदि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो बताता है कि वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन में, यानी वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन में कोई प्रॉब्लम है। और यदि टी वेव में कोई प्रॉब्लम आ रही है या एसटी सेगमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है जो बताती है बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन, या तो वहां पे इसका मतलब है कि वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। मैंने आपको बताया था कि एट्रियल रिलैक्सेशन का रिप्रेजेंटेशन ईसीजी में नहीं आता है, क्योंकि जब तक एट्रियल रिलैक्स होते हैं तब तक
वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए उसका इमेज ज्यादा इम्पोज होकर के ईसीजी पे आता है। तो मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया था पिछले लेक्चर से अलग, ये थोड़ा सा ग्राफ आपको इस बात को और क्लियर कर रहा होगा। आगे चलते हैं। अगर आप गौर से देखें तो उसका पूरा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन अगर आप देखें तो स्टार्ट जब हुआ, आप ऊपर वाले चित्र पे देखें तो डीपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ, तो एक वेव ऊपर की तरफ बढ़ी, मैं अभी दिखाऊंगा। फिर जब वो डीपोलराइजेशन का वेव एट्रियम में फैला तो वो वेव कंप्लीट हुई और उसने एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से पी वेव का निर्माण, आप देख रहे होंगे यहाँ पे पी वेव बना। फिर आप देखते हैं कि जब वो एट्रिया, जब वो साइनो ऑरिकुलर नोड से वो डीपोलराइजेशन की वेव नीचे की तरफ चली, यानी कि जब वो वेंट्रिकल्स में एंटर करी तो एक छोटा सा वेव बना जिसे क्यू वेव कहते हैं। और जब वेंट्रिकल में वो डीपोलराइजेशन की वेव पूरी तरह से पहुंच गई तो आप देखेंगे कि एक पूरा का पूरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसे हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और फिर आगे अगर आप देखें इसी को, आप इसको और आगे आप देखें तो पूरा का पूरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो मेरी समझ से आपको ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं। ईसीजी को समझने के लिए बेसिक फंडामेंटल समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ईसीजी इस तरह से समझाऊंगा कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। अब मैं इसी को मैं आपको अपने व्हाइट बोर्ड पे दिखाता हूँ, आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। यानी आप गौर से अगर आप देखें तो जब अपवर्ड एलिवेशन हो रहा है, आप गौर से देखें अगर, यानी कि मैं अगर इसको हार्ट को, यहाँ से मैंने आपको एक हार्ट का फुट डायग्राम बना रहा हूँ। ये आप देख रहे होंगे, ये हमारा साइनो ऑरिकुलर नोड है, ये बेसिक है, जानना जरूरी है। यहाँ इसको हम इस प्रकार से इसको अब अगर आप इस चित्र को देखें तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये बंडल ऑफ हिस है। ये आप देख रहे हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है। ये आपका साइनो ऑरिकुलर नोड है और यहाँ पे आप जानते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड होता है। ये एवी नोड की पोजीशन है। अब यहाँ से ये इस तरफ को आया तो ये लेफ्ट बंडल ब्रांच पे गया, ये लेफ्ट बंडल ब्रांच, और इधर को ये आया तो ये राइट बंडल ब्रांच। तो ये आप जानते हैं। तो जब यहां से कॉन्ट्रैक्शन डीपोलराइजेशन की वेव स्टार्ट होती है तो जो एक वेव बनता है, यहां से स्टार्ट होता है ग्राफ में, एक हल्का सा अपवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू होता है, और जब ये वेव पूरी तरह से एट्रियम में पहुंच जाती है, पूरा डिस्पर्स हो जाती है, ये थोड़ी सी ऊपर आके कंप्लीट हो जाती है। फिर जब ये ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड पर पहुंचती है, और ऑरिकुलर वेंट्रिकल नोड से जब ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड पे पहुंचती है तो छोटी सी क्यू वेव बनती है, और जब ये पूरे वेंट्रिकल्स में डिस्पर्स हो जाती है तो जो वेव बनती है वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। और जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तो जो दूसरी वेव बनती है वो टी वेव होती है। इस प्रकार से ये पूरा पी
क्यू, आर, एस और टी वेव्स बन जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, ये नॉर्मल पैटर्न ऑफ द ईसीजी है। आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हुए, अगर आपको इसमें कोई भी यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क विद मी। आई थिंक मंगला जी, राजनीश जी, रोहित, कपिल जी, यहाँ तक क्लियर है? यानी पी, क्यू, आर, एस और टी का पूरा कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो ईसीजी हमें देखने में मदद करती है, वो है रिदम ऑफ द हार्ट। देखिए, हार्ट की रिदम, यानी कि आप जानते हैं कि किसी भी चीज का एक अपना रिदम होता है। कोई चीज अगर रेगुलरली, हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम किसी चीज को, अगर हम अपनी दैनिक दिनचर्या को हम जीते हैं, हम निश्चित समय पर हर बार हर चीज करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारी रिदम ठीक है। ऐसे ही रिदम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और जिसको आप ईसीजी में देख करके आप हार्ट की नॉर्मल या एबनॉर्मल रिदम को आप बहुत आसानी से जान सकते हैं। तो हम रिदम, हार्ट की जो रिदम है, यानी हार्ट, आप जानते हैं इसकी जो स्टार्ट होता है, इसका ट्रिगर जो स्टार्ट होता है वो साइनो ऑरिकुलर नोड से स्टार्ट होता है। तो यदि हमें पी, क्यू, आर, एस और टी वेव नॉर्मल मिल रही है, जो मैंने अभी आपको बताया, इसका मतलब ये है कि जो रिदम है वो साइनो ऑरिकुलर नोड से स्टार्ट हुई नहीं। यानी अगर हम अपना रूटीन, अगर अपने घर से अपने ऑफिस और अपने ऑफिस से घर जाते हैं, तो हम कहेंगे कि हमारी रिदम ठीक है। लेकिन किसी दिन ऐसा हो कि हम अपने घर में रात न बिता के कहीं अपने दोस्त के घर में रात बिताएं और वहां से हम जाएं अपने ऑफिस, तो हमारी रिदम सही नहीं। ऐसा ही होता है हार्ट में भी। हार्ट सामान्य रूप से जो उसकी जो ट्रिगर है, वो साइनो ऑरिकुलर नोड से ट्रिगर रिस्पॉन्स आता है। डीपोलराइजेशन का रिस्पॉन्स जो है वो साइनो ऑरिकुलर नोड से आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है, और वो रिस्पॉन्स साइनो ऑरिकुलर नोड से ना आकर के वो कहीं और से आ जाता है। यानी अगर आप जानते हैं कि हार्ट का नॉर्मल जो डीपोलराइजेशन की जो नॉर्मल जो ट्रिगर है वो यहां से आती है साइनो ऑरिकुलर नोड से, और यहीं से ये नीचे पहुंचती है, फिर ये यहीं से बंडल ऑफ हिस होते हुए फिर ये इस प्रकार से इधर दोनों तरफ फैल जाती है। तो ना, ये नॉर्मल जो रिदम है उसको हम साइनस रिदम कहते हैं। यानी कि साइनो ऑरिकुलर नोड से स्टार्ट होने वाली रिदम साइनस रिदम कहलाती है। तो नॉर्मल हार्ट की रिदम अगर कोई पूछे तो क्या है, तो हम कहेंगे दैट इज द साइनस रिदम। यानी कि एक्टिवेशन जो है डिपोलराइजेशन का, वो साइनो ऑरिकुलर नोड से स्टार्ट होगा। देखिए, मैं बहुत ऐसे पढ़ाता हूं कि आप कोई भी व्यक्ति सरलता से समझ सके, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे टेक्नीशियंस भी ज्वाइन करते हैं यहाँ पे फेसबुक पे, तो उनको भी समझने में आसानी हो, इसीलिए मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ। अब हम आते हैं कि शेप ऑफ द ईसीजी, जो मैंने आपको बताया ईसीजी की शेप। तो अगर आप देखें ईसीजी की शेप तो कैसी है शेप, ये पी वेव बन रहा है, छोटा सा क्यू वेव बना, और इधर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बना, और ये टी वेव बन गया। यानी पी, क्यू, आर, एस और टी वेव, ये ईसीजी का नॉर्मल पैटर्न होता है। आप जानते हैं कि जो एट्रियम है उसका मसल मास जो होता है वो आप जानते हैं कि वेंट्रिकल्स की तुलना में कम होता है। ये आप सब जानते हैं, बेसिक चीजें आप सभी जानते हैं। तो निश्चित है, जब मसल मास कम होगा तो वहां कंट्रैक्शन भी कम होगा और उसका इंप्रेशन भी कम आएगा। इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन जो है एट्रियम का, वो पी वेव के रूप में, छोटी वेव के रूप में आता है। आप ये मेरे से पूछ सकते थे कि सर पी वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बराबर बड़ा क्यों नहीं आता है, आपका क्वेश्चन हो सकता था। क्योंकि आप जानते हैं कि जो एट्रियल मास है वो वेंट्रिकुलर मास की तुलना में कम होता है, इसीलिए वहां पे पोलैरिटी में होने वाला परिवर्तन भी कम आएगा और उसका इंप्रेशन भी इसी पे कम आता है। इसीलिए पी वेव एक स्मॉल वेव के रूप में आती है। जबकि आप देखते हैं कि जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का रिस्पॉन्स जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के रूप में आता है, वो एक बड़ी वेव के रूप में आता है।
वो इसीलिए बड़ी वेव के रूप में आता है क्योंकि मसल मास वेंट्रिकल का ज्यादा होता है। अब आप पूछेंगे, मैंने जैसा कि पहले भी बताया आपको कि आपने सर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन तो बता दिया, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी बता दिया, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन भी बता दिया, लेकिन एट्रियल रिलैक्सेशन नहीं बताया। तो मैंने इसका जवाब आपको दिया, जब एट्रिया रिलैक्स होते हैं इतनी देर में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इसीलिए एट्रियल रिलैक्सेशन का इंप्रेशन ईसीजी पे नहीं आता है। तो ये मैंने आपको बताया। तो टी वेव जो है ये रिप्रेजेंट करती है ईसीजी में वेंट्रिकुलर मास के रेस्ट करने को, रिलैक्स करने को, रीपोलराइजेशन को। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब मैं आगे चलूं। अब मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूं। आज मैं थोड़ा थोड़ा करके हर एक छुट्टी के दिन मैं ये लेक्चर लेता हूं ताकि आपको भी रिलैक्स वे में आप समझें इसको, और आपको ईसीजी को देख करके आप कम से कम अपने रोगियों का इतना तो है कि आप रोग निदान जरूर कर सकें। तो मैं आपको यही, मेरा आपको पढ़ाने का उद्देश्य यही है, बताने का यही उद्देश्य है। तो अब हम आते हैं, टाइम और स्पीड दो चीजें होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें ग्राफ में इसका प्रेजेंटेशन आता है। तो ईसीजी को अगर आप देखें, ईसीजी का आप अगर मशीन को आप ईसीजी मशीन में आप जानते हैं, एक मशीन होती है जिसमें कि आप जानते हैं कि रिकॉर्ड जो है वो करती है और चेंजेस को रिकॉर्ड करती है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उसके चेंजेस को वो रिकॉर्ड करती है। तो उसके अंदर एक मूविंग पेपर स्ट्रिप जो है, ग्राफ पेपर मूव करता है, आप जानते हैं। तो ईसीजी मशीन में ये एक स्टैंडर्ड पर मूव करता है, और ये पेपर का जो मूव करने का जो स्टैंडर्ड है उसका साइज भी एक स्टैंडर्ड होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसमें स्क्वायर्स होते हैं, मैं आपको अब स्क्वायर्स दिखाता हूं। अब मैं आपको अब थोड़ा सा आपको कुछ और बताता हूं। अब आप देखिए, ये आपको मेरा ग्राफ दिख रहा होगा आपको, जो जो मैंने यहाँ पे ग्राफ पेपर आपको लोड किया है वो आपको संभवतः दिख रहा होगा। आई होप दैट दिस इज विजिबल। मैं दोबारा इसको करता हूँ, एक मिनट। मैं आपको ये ग्राफ आपको दिख रहा है। अगर आप इस ग्राफ में देखें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ग्राफ पेपर ही मशीन के अंदर मूव करता है। तो इसमें आप गौर से देख रहे होंगे, कुछ छोटे खाने दिख रहे हैं और एक बड़ा खाना दिख रहा है, ये आप देख रहे होंगे। बट बिग स्क्वायर एंड स्मॉल स्क्वायर दो चीजें यहाँ पे आपको दिख रही हैं, इसको आपको ध्यान देना है, बिल्कुल जरूरी है। देयर टू टाइप ऑफ स्क्वायर्स आप देख रहे हैं यहाँ पे। अगर आप बड़े स्क्वायर्स को देखें, हर एक बड़ा स्क्वायर देखें, तो एक दो बड़े स्क्वायर का जो बीच में जो बॉर्डर है उसके बीच की जो डिस्टेंस अगर आप मेजर करेंगे तो वो 5 मिलीमीटर की आती है, चाहे आप वर्टिकल लें चाहे हॉरिजॉन्टल लें। और प्रत्येक छोटे स्क्वायर को, आप गौर से देखिए आप इसमें, और प्रत्येक छोटा स्क्वायर जो है, यानी 5 इसमें छोटे स्क्वायर्स हैं। आप अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली देखिए तो 1 2 3 4 5, और इधर से देखिए तो 1 2 3 4 5, तो 5 5 25, यानी 25 छोटे स्क्वायर्स हैं इसमें। आप अगर आप गौर से देखें, दिख रहा है ना आपको, ये 25 स्मॉल स्क्वायर्स हैं एक बड़े स्क्वायर में। देखिए आप रोहित जी, दिख रहा है? अगर क्लियर होगा तो भी आगे चलेंगे हम, क्योंकि आज मैं यही इतना ही बताऊंगा आपको। तो आप देख रहे हैं ये मूव करते हैं कि स्पीड से, यानी कि आप देख रहे हैं ग्राफ है उसके अंदर जो मूव करता है, उस ग्राफ में एक बड़ा खाना है और उसके अंदर 25 छोटे खाने बने हुए हैं। यदि इसका आप स्पीड देखेंगे तो पूरा बड़ा खाना क्रॉस करने में 25 मिलीमीटर पर सेकंड का टाइम लगता है। 25 मिलीमीटर एक सेकंड में पूरा बड़ा खाना घूम जाता है, पास कर जाता है। तो अगर आप एक छोटे खाने को मूव करने का टाइम निकालेंगे
तो वो 0.04 सेकंड आएगा। आप डिवाइड कर लीजिए, 0.1 सेकंड में 25 मिलीमीटर जा रहा है, यानी पूरा बड़ा खाना घूम रहा है। तो एक छोटे से खाने को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा बताइए रोहित जी? 0.04 सेकंड्स लगेंगे। क्लियर है ना? कोई डाउट, कोई शंका? ये ग्राफ हम देखते हैं, क्लियर है। चलिए, आपने बाकी लोगों को समझ में आया नहीं आया मुझे नहीं मालूम, फिर दोबारा रिपीट करता हूं मैं। ईसीजी के पेपर में बड़े खाने होते हैं, बड़े खानों के बीच में 25 छोटे खाने होते हैं, 5 वर्टिकल 5 हॉरिजॉन्टल, टोटल 5 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 25 होता है। और 1 सेकंड में एक खाना क्रॉस करके जाता है बड़ा, तो यानी कि 25 मिलीमीटर प्रति सेकंड का जो है उसका टाइम रहता है। तो एक छोटे खाने को जाने में 0.04 सेकंड का टाइम लगता है, ये हम जानते हैं। तो इस आधार पर हम सिंपली आपको हम बताएंगे कि कैसे आप, तो ये आप बहुत कॉमन सी चीज है जिसको आपको जानना चाहिए। तो हम कहेंगे कि जो 5 लार्ज स्क्वायर्स पर सेकेंड, अगर हम 5 बड़े स्क्वायर्स को एक सेकेंड में अगर हम देखें तो 3 आपको लगभग 300 पर मिनट की स्पीड होगी। तो हम कह सकते हैं कि ईसीजी में एक इवेंट जैसे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को पूरा का पूरा क्रॉस करने में अगर आप टाइम देखेंगे तो 1 लार्ज स्क्वायर आप अगर गौर से देखें तो इसका एक कितने समय पर ये क्रॉस कर रहा है, अगर आप गौर से देखें तो लगभग 300 बीट्स पर मिनट। एक लार्ज स्क्वायर को 300 बीट्स पर मिनट के हिसाब से क्रॉस करता है। 2 लार्ज स्क्वायर अगर आधा कर दें तो 150, 3 लार्ज स्क्वायर उसको उसका आधा कर दें। तो इस प्रकार से अगर आप उसको डिवाइड करते चलेंगे तो आप आराम से 2 आप सेगमेंट्स के बीच की आप डिस्टेंस निकाल के हार्ट रेट निकाल सकते हैं। मैं उसको आपको बताऊंगा, पहले फिर आप इसको समझ लीजिए। इसको समझने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि ईसीजी मशीन में ये ग्राफ मूव करता है, और ग्राफ मूव करता है तो ईसीजी मशीन में एक स्टैंडर्ड पे मूव करता है, और ये स्टैंडर्ड जो है ये बड़े स्क्वायर यानी लार्ज स्क्वायर, अगर आप लार्ज स्क्वायर का अगर आप देखें तो प्रत्येक लार्ज स्क्वायर को का टाइम अगर आप देखें तो वो 0.2 सेकेंड है। 0.2 सेकेंड यानी कि 0.2 सेकेंड का टाइम रिप्रेजेंट करता है वो एक बड़ा स्क्वायर। तो एक बड़ा ईच लार्ज स्क्वायर यानी हम कहें कि जो 5 मिलीमीटर का स्क्वायर है, बड़ा स्क्वायर जो है वो कितने साइज का है? 5 मिलीमीटर का है, दिख रहा होगा आपको, 5 मिलीमीटर का साइज का है और 0.2 सेकेंड्स लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 बड़े स्क्वायर को जो है वो 1 सेकेंड में घूम जाने में 300 पर मिनट का आपको रेट होगा। भाई आप देख रहे हैं कि एक जो 5 मिलीमीटर का स्क्वायर है उसको क्रॉस करने में 0.2 सेकेंड लग रहा है। तो गणित का हिसाब लगाएं आप तो 5 बड़े स्क्वायर को 1 सेकेंड में यानी कि 300 पर मिनट के हिसाब से वो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक पूरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अगर आप देखें तो वो पूरा एक बड़ा स्क्वायर कवर करता है, पूरा का पूरा। अगर आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को देखें तो वो पूरा का पूरा बड़ा स्क्वायर कवर करता है। तो अगर आप इस हिसाब से निकालें तो 300 प्रति मिनट के हिसाब से जो है वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक लार्ज स्क्वायर पे आता है। तो अगर आप इस प्रकार से हिसाब लगाएं तो 2 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच का जो डिस्टेंस है या आरआर इंटरवल, उसको कैलकुलेट करके आप बहुत आराम से हार्ट रेट बता सकते हो। यानी कि इसको कैसे आप निकालेंगे तो 5 बड़ा स्क्वायर आप अगर देखें तो आप 1 2 3 4 5 2 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच में आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। आप देखिए आप कैसे आप इसको आराम समझ सकते हैं। आई एम जस्ट ड्रॉइंग द डायग्राम। ये थोड़ा सा आपको गणित है, इसमें समझना पड़ेगा। अगर आप गौर से देखें, मैं इसको हटा रहा हूं। अब आप देखिए ये एक पी वेव बनी, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना, ये टी वेव बना, फिर पी वेव बनी, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना, ये टी वेव बना। इस प्रकार से आप अगर गौर से देखेंगे तो ये 2 हमें इंटरवल्स मिलते हैं, आरआर इंटरवल, यानी कि ये क्यूआरएस, ये क्यूआरएस। तो जो आरआर इंटरवल है इसने कितने ग्राफ्स क्रॉस किए इसको आप देख कर इसको काउंट कर लें
और इससे आप आराम से हार्ट रेट निकाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। आप जानते हैं कि अभी आप फिर वही पुराना डायग्राम देखें, आप फिर से देखें, आप ये देखिए, आप ये आर और दूसरा आर, फिर दूसरा आएगा, उसके बीच में आप छोटे ग्राफ्स को कैलकुलेट कर लें और उसको कैलकुलेशन से आप बहुत आराम से हार्ट रेट निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप ये समझिए, आपको पहले ये पूरा का पूरा दिमाग में बात रखनी पड़ेगी कि एक बड़ा जो खाना है वो 5 मिलीमीटर का पूरा डिस्टेंस मेजर करता है और उसको मूव करने में 0.2 सेकेंड लगता है। जबकि एक छोटा खाना जो है, स्मॉल जो कॉलम है, वो 1 मिलीमीटर का साइज रखता है और उसको मूव करने में 0.04 सेकेंड का टाइम लगता है। अगर आप इसका पूरा का पूरा सेगमेंट देखें तो पी वेव जहां से स्टार्ट हुआ और जहां पर आर वेव बना, उस बीच का स्पेस पी आर इंटरवल कहलाता है। मैं पहले आपको ये बता दूं। फिर जहां पे एस वेव देखिए बना, ये नीचे एस वेव, और जहां पे ये टी वेव बना स्टार्ट, उन दोनों के बीच का स्पेस कंप्लीट जहां पे टी वेव हुआ उसको एस टी इंटरवल कहते हैं। और अगर आप गौर से देखें तो ये क्यू वेव और आर और एस के बीच का जो स्पेस है ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहलाता है। पहले आप इतना समझ लीजिए, तो मैंने फिर से आपको रिपीट करता हूं, उसके बाद आगे ले जाऊं, क्योंकि आप जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ आपको ये बात क्लियर है कि पी, क्यू आर एस और टी वेव्स क्यों बनती हैं। ये आपको डायग्राम बिल्कुल क्लियर है कि जब भी पी वेव बनती है डीपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनने का मतलब है डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल्स पे पहुंचा, टी वेव बनने का मतलब है वेंट्रिकल रिलैक्स हुए, और ये पूरा पी, क्यू आर एस और टी ग्राफ बन गया। ये ग्राफ हमारे ईसीजी के पेपर पे आता है और ईसीजी के पेपर पे एक बड़ा खाना होता है जिसमें 5 वर्टिकल और 5 हॉरिजॉन्टल, यानी कि लगभग आप देखें, यहाँ पे मैं इसी को बोल्ड कर रहा हूं तो आपको और समझ में आ जाएगा, 25 छोटे खाने होते हैं, जिसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ये देखिए आप, यानी आप देख रहे हैं कि बड़े खाने और छोटे खाने, और ये ग्राफ पेपर मूव करता है, उस मशीन के अंदर से मूव करता है, जिससे कि ये ग्राफ लगातार कंटिन्यूअसली ये ग्राफ आता है। तो आपको इस ग्राफ में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, एक तो छोटा कॉलम और बड़ा कॉलम। बड़े कॉलम का जो विड्थ है वो 5 मिलीमीटर है, 0.2 सेकेंड का टाइम लगता है उसको क्रॉस करने में। छोटे खाने का जो विड्थ है वो 1 मिलीमीटर है और 0.04 सेकेंड लगता है उसको मूव करने में। और पेपर जो मूव करता है वो 25 मिलीमीटर पर सेकेंड के रेट से ईसीजी में पेपर मूव करता है। तो इतना आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगले लेक्चर में मैं आपको रेट, रिदम देखना बताऊंगा। आज मैंने आपको 2-3 चीजें बताई। एक तो मैंने बताया कि नॉर्मल हार्ट का रिदम साइनस रिदम है, आपको पीक्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन बताया, आपको ईसीजी के ग्राफ में मैंने ये बताया कि जो स्मॉल कॉलम्स हैं उनका साइज और उनको क्रॉस करने में, पेपर को मूव करने में लगा हुआ समय, ये मैंने बताया। अगली जो मैं आपको अगला जो लेक्चर लूंगा उसमें मैं आपको इनका कैलकुलेशन बताऊंगा, जिससे कि आप अलग अलग चीजों को आप देख पाएंगे। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा बर्डन नहीं डालते हुए आपको जितना आपके समझ में आ रहा है उतने ही पर आपको आगे ले चलूंगा। यहाँ तक कोई शंका नहीं है ना आपको? अमना खातून जी, मंगला जी, गैलेक्सी M30 जी, आप भी जुड़े हमारे साथ। यहाँ तक सब क्लियर है? चलिए, क्योंकि आपको हम नॉर्मल ईसीजी देखना बताएंगे, फिर आपको हम एबनॉर्मल ईसीजी आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो आपको धीरे धीरे हम प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आप एबनॉर्मल भी देख पाएं, और इस प्रकार से आप थोड़ा थोड़ा जो है क्लिनिशियंस के हिसाब से आपको जानकारी हो। तो मेरे विचार में आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई कि जो ग्राफ पेपर है उस पेपर में बड़े कॉलम्स जिनके अंदर 25 छोटे कॉलम्स होते हैं उनका साइज भी समझ में आ गया। अभी आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन समझाना है, वो मैं अगले लेक्चर में आपको थोड़े से और पीपीटीज ऐड करूंगा
जिससे आपको सरलता से समझ में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आधे घंटे से ज़्यादा का लेक्चर नहीं रखूंगा ताकि आपको समझ में आए। थैंक यू। आप सभी को शुभ रात्रि। नमस्कार।